नमस्ते बच्चों, मैं दीपक से इंजीनियर चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम बहुत अच्छी टॉपिक की बात करेंगे, एसी इक्वेशंस एंड फेज डिफरेंस। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं किसकी, एसी इक्वेशन की। किन की बात करते हैं? एसी इक्वेशन। क्या होगी? वी या आई कुछ भी हो तो वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है थीटा। तो आपने क्या याद रखना है? v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी या करंट बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो जो साइन से मल्टीप्लाई वाला मान है ये कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी? हमेशा मैक्सिमम वैल्यू। जो टी से मल्टीप्लाई वाला है, टी से मल्टीप्लाई वाला जो भी मान होगा वो क्या होगा? ओमेगा। वो क्या होगा? ओमेगा। और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। तो यहां से आपकी क्या निकल जाएगी? फ्रीक्वेंसी। और ये जो है थीटा, ये है आपका फेज डिफरेंस, फेज एंगल। क्या है ये? आपका फेज एंगल। इसकी बात मैं फेज डिफरेंस में करूंगा। अभी मैं केवल एक इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो आपने केवल कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी जाती है और उसमें पूछ लिया जाता है कोई भी मान की फ्रीक्वेंसी बताएं या टाइम पीरियड बताएं या मैक्सिमम वैल्यू बताएं या आरएमएस वैल्यू बताएं या पीक टू पीक, कुछ भी आपसे पूछ सकता है इक्वेशन देके। तो आपने कंफ्यूज मत होना है। साइन के साथ मान हमेशा जो भी होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। या कोस के साथ, किसी के साथ भी, साइन या कोस किसी के साथ भी जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? आपका मैक्सिमम वैल्यू। क्या होगा? आपका मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपने क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। जो साइन से मल्टीप्लाई, जो टी से मल्टीप्लाई वाला है वो क्या है? आपका ओमेगा। और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। तो ये एक नोटेशन है किसी भी इक्वेशन को समझने के लिए। तो एक बार आप ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया। यदि किसी ऐसी सर्किट में इक्वेशन दी हुई है आपको ये वाली, और तो आपसे पूछा है वोल्टेज का आरएमएस मान और टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, जेई में आया हुआ है, उसमें एक ही मान पूछा था पर मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। कुछ नहीं करना, सोल्यूशन लिया, पहले इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन लिखी, v बराबर है साहब 20√2 साइन 200 पाई टी प्लस 30 डिग्री। अब मुझे नहीं पता आरएमएस मान है, मुझे तो मेरी इक्वेशन पता है। v बराबर होता है सर vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही होता है। तो मैंने कंपेयर किया, जो साइन से रिलेटेड मान है वो कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। और जो टी से रिलेटेड मान है, टी से जो भी मल्टीप्लाई हो, टी से क्या मल्टीप्लाई है वो है आपका ओमेगा। तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब तो सोल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो आपने देख लिया कि सर Vm का वैल्यू दिया हुआ है 20√2 वोल्ट। और जब Vm पता है तो सर Vrms क्या हो जाएगा? V मैक्सिमम बटे √2, खत्म बात। तो 20√2 डिवाइडेड बाई √2 खत्म। तो कितना हो गया मेरे बच्चों? 20 वोल्ट। इसका क्या है? आरएमएस वैल्यू। पहला आंसर आ गया। अब आपसे पूछा है टाइम पीरियड, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। पहले ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकाल लूं। देखो आप कंपेयर किया तो यहां से ओमेगा बराबर क्या है? जो टी से मल्टीप्लाई है वो ओमेगा, जो टी से मल्टीप्लाई है वो ओमेगा। तो ये है 200 पाई। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। तो 200 पाई, पाई से पाई खत्म हो गया। तो 2f इज इक्वल टू आ रहा है 200। तो फ्रीक्वेंसी है 200 डिवाइडेड बाई 2, कितनी हो गई? 100 हर्ट्ज। मेरा तो काम ही खत्म हो गया। तो टाइम पीरियड t बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1 डिवाइडेड बाई 100 सेकेंड, या आप कह सकते हैं 0.01 सेकेंड। ये आपका क्या है? टाइम पीरियड है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना। जो साइन से मल्टीप्लाई है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू पता कर लिया। तो आरएमएस क्या होता है? वी मैक्सिमम बाय √2, फॉर्मूला लगा दिया। जो टी से मल्टीप्लाई है वो किसका मान है? ओमेगा का। तो ओमेगा से कंपेयर कर दिया। ओमेगा बराबर 2πf। तो ओमेगा बराबर 2πf। तो ओमेगा का मान है 2πf और ओमेगा की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे? 200 पाई, कंपेयर करने पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ले लिया जिसमें आपकी सारी वैल्यू आपसे फाइंड आउट हो जाएगी। आई बराबर मैंने दे दिया आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है आई बराबर 20 साइन 300 पाई टी माइनस 30 हो तो ज्ञात करें आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो कुछ नहीं किया, आई बराबर 20 साइन 300 पाई टी माइनस 30 डिग्री। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर में लिखूंगा आई एम साइन
ओमेगा टी माइनस थीटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो है आई एम और ये है जो टी से मल्टीप्लाई है वो क्या है, ओमेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात आ गई कि आई एम कितना है, 20 एम्पियर। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ गई। तो जब मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ गई तो आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस क्या होगा, आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, तो 20 डिवाइडेड बाय √2 एम्पियर। ठीक है, आगे कि सर आरएमएस आ गई मैक्सिमम वाली, तो पीक टू पीक और एवरेज कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज मैं करूंगा। आई मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू का 2 टाइम, तो क्या होती है आपकी पीक टू पीक। हम बात कर चुके हैं बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में। और इसका 0.637 इंटू मैक्सिमम, ये क्या होता है, एवरेज। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 20। तो पीक टू पीक तो क्या हो गई, पीक टू पीक हो गई मेरी 2 इंटू मैक्सिमम कितना है 20, तो कितना हो गया 40 एम्पियर। और एवरेज क्या हो गई, एवरेज हो गई मेरे बच्चों 0.637 इंटू 20। तो डायरेक्ट वैल्यू सोल्व कर लो। $13.74 एम्पियर। ये हो गई आपकी कौन सी वैल्यू मेरे बच्चों, एवरेज वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू हो गई, एवरेज वैल्यू। अब आपसे पूछा है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, तो कुछ नहीं है, ओमेगा वाला कंपेयर कर लो। तो टी का मल्टीप्लायर, तुलना करें, कुछ नहीं करना। टी का मल्टीप्लायर कौन है यहाँ पे, ओमेगा। और यहाँ पर टी का मल्टीप्लायर कितना है, 300 पाई। और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ बराबर 300 पाई। पाई से पाई खत्म, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई मेरे बच्चों, 150 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 150 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड क्या हो गया, 1/t, तो 1/150 सेकेंड। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जो इक्वेशन के ऊपर है वो आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, केवल कंपेयर करके। बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चों। फिर हम लोग बात करते हैं फेज डिफरेंस की और सर्किट का नेचर एंगल के आधार पर कैसे पता लगाया जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उन पे भी। तो पहले हम लोग फेज डिफरेंस की बात करेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखें बच्चों, अगला टॉपिक है आपका कि जब इक्वेशन आपको दी हुई हो और फेज डिफरेंस आपसे पूछा हो, व्हेन इक्वेशंस आर गिवन एंड फेज डिफरेंस हैज टू बी फाइंड आउट। जब समीकरण दी गई हो और फेज डिफरेंस आपसे क्या हो, पूछा हो। देखो, जब भी फेज डिफरेंस होगा तो मेरी इतनी सी बात बताएं कि फेज डिफरेंस हमेशा होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो आपको दो इक्वेशन दी जाएगी, वोल्टेज की एंड करंट की। किस किस की, वोल्टेज एंड करंट की। तो फर्स्टली तो चीज आपने क्या करना है, आपने सिंपल सी एक चीज देखनी है केवल। फर्स्ट V एंड I की इक्वेशन दी जाएगी, जब भी तो फेज डिफरेंस निकलेगा। तो अब V और I की जब ये इक्वेशन दी जाएगी, दूसरी चीज आपने एक चीज देखनी है कि V एंड I दोनों की इक्वेशन या तो साइन की फॉर्म में हो अथवा कोस की फॉर्म में हो। या तो दोनों V बराबर VM साइन ओमेगा टी प्लस जो भी, या I बराबर IM साइन, दोनों या तो साइन हो या कोस हो। अगर एक साइन हो और एक कोस हो तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो भी हम लोग बात करें, अभी मैं बता रहा हूं कि जो जो चीजें आपने। थर्ड चीज आपने देखना है कि जो T से मल्टीप्लाई वैल्यू है, T से मल्टीप्लाई क्या होता है, ओमेगा। क्या होना चाहिए दोनों इक्वेशंस में, क्या होना चाहिए दोनों इक्वेशंस में क्या हो,
सेम होना चाहिए। ये मस्ट वाली चीजें हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए। दोनों इक्वेशन दी जानी चाहिए। v और i की इक्वेशन में या तो साइन की फॉर्म में हो या फिर कोस की फॉर्म में हो। अगर नहीं हो तो क्या करना है वो भी बात करेंगे। और t से मल्टीप्लाई जो भी चीज है मतलब ओमेगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे फेज डिफरेंस। तो एक बार आप इन लिमिटेशंस का या आप इन मैं बता सकता हूं कि इन सब चीजों को कि ये जो नेसेसरी कंडीशन है इनको आपको ध्यान में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम बात करते हैं कि अगर दोनों साइन या कोस की फॉर्म में नहीं हो तो क्या करना है। ठीक है। अब कि सर अगर ये तो आपने बोल दिया कि हो, नहीं हो तो क्या करेंगे कि दोनों साइन में नहीं हो तो आपने क्या करना है, सिंपल सी एक चीज करनी है मेरे बच्चों। हमेशा जो भी साइन वाला मान है, हमेशा साइन वाले मान में 90 डिग्री जोड़े व घटाएं। कोस वाले में क्यों नहीं, क्योंकि कोस में अगर 90 जोड़ोगे तो कोस 90 प्लस थीटा का होता है माइनस का, तो नेचर चेंज हो जाएगी। परंतु साइन में अगर 90 प्लस करोगे तो उसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस का कोस थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साइन में हमें क्या करना है, तो साइन वाली जो भी वैल्यू है उसमें 90 डिग्री जोड़ो और 90 डिग्री क्या करो, घटाओ। ठीक है। तो साइन वाले जो भी मान है उसमें 90 डिग्री जोड़े एवं घटाएं। जैसे मैंने बोल दिया कि साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अब आपने कुछ नहीं करना और एक कोस में दी हुई है इसको चेंज करना है। तो साइन 90 प्लस जो भी है तो इसमें क्या करें, एक बार तो 90 जोड़ें और एक बार 90 घटाएं, ओमेगा टी प्लस 30। तो आपने कुछ नहीं करना, साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी तो वो का वही है 30 में से माइनस 90 तो ये माइनस का 60। तो साइन 90 प्लस थीटा एक्चुअल में डायरेक्ट क्या हो गया, कोस ओमेगा टी माइनस 60। डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। तो क्या करना है, जब भी साइन वाला मान आएगा तो उस एक साइन में और एक कोस में हो तो आप हमेशा साइन वाले को कोस में बदल लो ताकि दोनों सेम हो जाए। और कैसे बदलो, 90 जोड़ लो 90 घटा लो। तो 90 प्लस क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा। चूंकि साइन 90 प्लस कुछ भी जो हो वो हमेशा क्या होगा, कोस थीटा। तो 90 प्लस जो भी बचा हुआ है वो किसके साथ आ जाएगा, कोस के साथ। तो ये कब करना है, जब दोनों में एक साइन हो और एक कोस हो। तो वो क्वेश्चन जब हम लेंगे तो वो डिटेल में बात करेंगे। तो ये तो हो गई नेसेसरी कंडीशन। अब किसा कैसे निकालें फेज डिफरेंस, तो ये सारी बात होने के बाद आपको इसका फेज डिफरेंस निकालना कैसे है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग बात करते हैं कि इसका फेज डिफरेंस निकालना कैसे है। बिल्कुल इजी सा और बिल्कुल आसान सा तरीका है मेरे बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। तो अब क्या करना है, आपने समझे सुने और देखें, सिंपल सी चीज है। फेज डिफरेंस अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सर फेज डिफरेंस बता दो दोनों इक्वेशंस का, कुछ नहीं करना, फेज डिफरेंस वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस एंगल ऑफ करंट ही क्या होगा, आपका फेज डिफरेंस थीटा। अब ये तो हो गया फेज डिफरेंस। अब इस आधार पर थीटा के आधार पर कि ये इंडक्टिव सर्किट होगा, कैपेसिटिव होगा या फिर आपका रेजिस्टिव होगा। तो अब सिंपल सी एक चीज है, यदि थीटा का मान आया 0, थीटा का मान आया पॉजिटिव और थीटा का मान आया निगेटिव, बहुत अच्छे मेरे बच्चों। थीटा का मान अगर 0 आया तो आप जानते हैं कोस 0 1 क्या हो गया, ये सर्किट कैसा हो गया, प्योरली रेजिस्टिव। कैसा हो गया, प्योरली रेजिस्टिव। और अगर थीटा का मान पॉजिटिव आया तो ये कैसा हो गया, इंडक्टिव। कैसा हो गया, इंडक्टिव। और थीटा का मान नेगेटिव आया तो ये कैसा हो गया, कैपेसिटिव। मैंने आपको हमेशा बोला है कि माइनस आते ही क्या है, कैपेसिटिव, और प्लस आते ही क्या है, आपका इंडक्टिव। तो थीटा का मान अगर 0 आया तो आपका प्योरली रेजिस्टिव, थीटा का मान पॉजिटिव आया तो इंडक्टिव, और थीटा का मान नेगेटिव आया तो कैपेसिटिव। अब पॉजिटिव तो आ गया, अगर थीटा का मान पॉजिटिव में डायरेक्ट 90 ही आ गया तो ये हो गया प्योरली इंडक्टिव। क्या हो गया मेरे बच्चों, प्योरली इंडक्टिव। और इसी तरीके से थीटा का मान माइनस में तो आया पर 90 ही आ गया
तो यह हो गया प्योरली कैपेसिटिव, शुद्ध धारतीय और शुद्ध इंडक्टिव। बात कर चुके हैं हम लोग। प्लस का 90 तो प्योरली इंडक्टिव और माइनस 90 तो प्योरली कैपेसिटिव। तो आपने कुछ नहीं करना, वोल्टेज का कोण माइनस धारा कोण, पर ये तभी लगेगा जब दोनों की इक्वेशन या तो साइन में हो या कोस में हो। अगर नहीं है तो आपने क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और सिंपल सी चीजें हम लोगों ने बात की है, तो इसकी बात हम आगे करते हैं न्यूमेरिकल्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है। V का मान दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है और आपसे पूछा है फेज डिफरेंस, सर्किट का नेचर और इम्पीडेंस। सबसे पहले तो मैं मेरी कंडीशंस चेक करूंगा, क्या दोनों साइन में है? बिल्कुल दोनों साइन में है। V और I की इक्वेशन दी हुई है, बिल्कुल V और I की इक्वेशन दी हुई है। 100 पाई टी ओमेगा दोनों का सेम है, बिल्कुल दोनों का सेम है। और ये है आपका एंगल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे पहले तो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस थीटा, वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, ये तो सेम ही है। वोल्टेज का एंगल, वोल्टेज का एंगल कितना है? प्लस का 40, माइनस करंट का एंगल क्या है? ये फॉर्मूले का माइनस है, करंट के साथ तो क्या आ रहा है? माइनस, तो ये माइनस का 70। तो थीटा हो गया 40 और 70 प्लस का 110 डिग्री। और प्लस आते ही आपके सामने सिंपल सी एक चीज आ जाती है, प्लस आते ही आपके सामने सिंपल सी एक चीज है कि यह कौन सा होगा मेरे बच्चों? इंडक्टिव सर्किट होगा। कौन सा सर्किट होगा मेरे बच्चों? इंडक्टिव सर्किट होगा, क्योंकि प्लस, अगर एंगल प्लस में है तो इंडक्टिव है। अब कि सर इम्पीडेंस, कुछ नहीं करना। इम्पीडेंस अगर आपसे जब भी पूछ लिया जाए तो Vm डिवाइडेड बाय Im बराबर क्या होगा? जेड, क्योंकि जेड बराबर क्या होगा? V अपॉन I। आप कहेंगे आर भी तो होता है, पर आर कब होता है? जब आपका रजिस्टिव सर्किट हो। ये तो आपका एसी सर्किट है। तो जेड बराबर हो गया आपका, Vm कितना है मेरे बच्चों? 100, Im कितना है? 20। तो 100/20 कितना ओम हो गया? 5 ओम। इंपीडेंस कितना हो गया आपका? सीधा सीधा 5 ओम। तो कुछ नहीं किया मैंने बच्चों, सबसे पहले तो कंडीशंस चेक कर ली, दोनों साइन में है, बिल्कुल है। टी ओमेगा दोनों का सेम है, बिल्कुल है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकाला? वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल। अगर पॉजिटिव आया है तो इंडक्टिव है, निगेटिव आता तो कैपेसिटिव होता, और जीरो आता तो प्योरली रजिस्टिव होता। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे क्वेश्चन करें। हाँ जी मेरे बच्चों, डायरेक्ट आपके एसएससी जेई में आया हुआ प्रश्न है कि यदि v बराबर 100 साइन पाई टी प्लस 180 डिग्री और I बराबर 10 साइन पाई टी प्लस 90 डिग्री हो तो सर्किट होगा इंडक्टिव होगा कि कैपेसिटिव होगा? क्या होगा क्या नहीं होगा? बात करते हैं। कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो क्या दोनों साइन में है? बिल्कुल साइन में है, मैंने चेक कर लिया। क्या t के साथ दोनों का सेम मल्टीप्लाई है? बिल्कुल पाई टी दोनों का सेम है, तो बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है आपकी। तो अब क्या करें कि सर कुछ नहीं करना, जब सब कुछ सेम है तो आप थीटा निकालें, वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल। वोल्टेज कितना है? आप कहेंगे सर वोल्टेज का एंगल है 180 डिग्री माइनस करंट का एंगल है 90 डिग्री। तो माइनस तो फॉर्मूले का और ये प्लस का 90 है, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा हो गया मेरा प्लस का 90 डिग्री। अब प्लस आते ही आपके दिमाग में अच्छा कौन सा सर्किट है? इंडक्टिव। पर मैंने आपको बोला है प्लस का क्या है? 90। क्या ऑप्शन में प्योरली इंडक्टिव दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। तो प्लस होते ही तो हुआ इंडक्टिव, परंतु 90 डिग्री होने के कारण डायरेक्ट क्या हो गया मेरे बच्चों? प्योरली इंडक्टिव। आपको प्लस से तो ये पता लग गया इंडक्टिव है, परंतु 90 आते सीधा पता लग गया कौन सा है ये? प्योरली इंडक्टिव। डायरेक्ट प्रश्न आते हैं और वहां पे आपसे सोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं, याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसकी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ऐसे एक और क्वेश्चन ले लूं मैं, इसी में ही थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। और आपसे पूछ लिया कि सर्किट का नेचर होगा, सर्किट का नेचर होगा। तो कुछ नहीं करना, वही सॉल्यूशन, एंगल ऑफ V थीटा निकाल लो माइनस एंगल ऑफ I। वोल्टेज का एंगल कितना है? 30 डिग्री
करंट का एंगल भी कितना है 30 डिग्री। तो थीटा क्या आया 0 डिग्री, और थीटा 0 आते ही कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो थीटा 0 आते ही कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसका मीन्स है कि ये आपका क्या है, प्योरली रजिस्टिव। क्या है मेरे बच्चों, प्योरली रजिस्टिव। ठीक है। और क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन लूं मैं, यदि v बराबर vm साइन 100 पाई टी प्लस 60 डिग्री और I बराबर im साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री, या इन्होंने दे दिया प्लस पाई बाई 6, तो सर्किट का नेचर एंड क्या बताना है, पावर फैक्टर। कुछ नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ बनाया है आपको। इधर देखें मेरे बच्चों, क्या किया है, कुछ नहीं किया है। इधर देखें, दोनों का साइन है, बिल्कुल साइन है, 100 है 100 है। अब ये 60 डिग्री और ये पाई बाई 6, कोई दिक्कत नहीं है। इस पाई बाई 6 को डिग्री में चेंज कर लो, तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, पाई बाई 6 इंटू 180 बटे पाई, पाई से पाई खत्म, कितना हो गया मेरे बच्चों 30 डिग्री, हो गया चेंज। अब तो दिक्कत ही नहीं है। तो थीटा हुआ वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, तो थीटा वोल्टेज का एंगल कितना है 60 माइनस करंट का एंगल कितना है 30, तो थीटा कितना हो गया मेरे बच्चों 30 डिग्री। और ये कहीं का आया, प्लस का, तो अगर प्लस का है पॉजिटिव है, इसलिए ये कैसा है, इंडक्टिव। अगर 90 होता तो प्योरली इंडक्टिव होता। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर वी और आई के बीच के कोण का कोस, तो पावर फैक्टर क्या होगा, कोस थीटा बराबर कोस 30 डिग्री, और कोस 30 क्या होता है, √3/2 या 0.866। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, वो आपसे क्या पूछ सकता है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के लिए वी और आई के बीच का एंगल वही डिफरेंस निकालें और उसका क्या ले लें, कोस, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, पावर फैक्टर निकल जाएगा। अब कि सर ये तो बातें हो गई जब साइन वगैरह सेम है, अगर नहीं है तो क्या होगा, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन लिखा है मैंने कि v बराबर दिया हुआ है 200 साइन पाई टी प्लस 30 और i बराबर 100 कोस 200 पाई टी माइनस 60, कि सर अब क्या करें, बड़ी दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं हुई है मेरे बच्चों, सिंपल सी एक चीज बात हुई है। आपने क्या करना है कि भाई सर एक तो साइन में एक कोस में है, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आ गया सर, ये तो सेम है परंतु ये सेम नहीं है, तो आप क्या करें, हमेशा मैंने आपको बोला है साइन वाले को ही कोस वाले में चेंज करें। साइन वाला है वोल्टेज, कुछ नहीं करना, 90 जोड़ना है 90 घटाना है। तो v बराबर 200 साइन 90 माइनस 90 प्लस 200 पाई टी प्लस 30। अब कुछ दिक्कत नहीं होगी, ये वाला अलग से सोल्व कर लें, आपका काम हो जाएगा। तो 200 साइन 90 जोड़ना है 90 घटाना है, तो 90 प्लस 200 पाई टी, और 30 में से 90 गए तो कितना बचा, माइनस का 60, यही होगा बच्चों। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो हो गया चेंज 200 कोस 200 पाई टी माइनस का 60 डिग्री, 200 पाई टी माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया। ये किसका मान निकल गया बच्चों, वोल्टेज का मान निकल गया। अब ये भी कोस में है और करंट भी, कुछ नहीं किया, वापस समझे। हमेशा साइन वाले में 90 जोड़े 90 घटाए, 90 जोड़ते 90 जोड़ा और 90 घटाया, तो 90 जोड़ा 90 घटाया, तो 90 जोड़ा 90 घटाया, ये वाला हो गया। तो 90 तो का वही रहते, और इसको सोल्व कर ले, माइनस 90 और प्लस का 30, माइनस 90 प्लस का 30 क्या हो गया, माइनस 90 से 30 क्या, तो माइनस का 60, तो 200 प्लस का 200 पाई टी और माइनस का 60 हो गया सोल्व। तो साइन 90 प्लस ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो 90 प्लस ये पूरा का पूरा है आपका कोण, तो वो क्या हो गया, कोस में। तो अब करंट की वैल्यू आई 100 कोस 200 पाई टी माइनस का 60। अब तो दिक्कत ही नहीं है, दोनों सेम है, या तो साइन में है या कोस में है, ये भी सेम है, तो थीटा
वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, वोल्टेज का एंगल कितना है 60, कहीं का माइनस का, माइनस करंट का एंगल माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 60 प्लस का 60 क्या हो गया 0 डिग्री। तो सर्किट कैसा है, प्योरली रजिस्टिव। और पावर फैक्टर अब तो दिक्कत हो गई नहीं, कोस पावर फैक्टर क्या होगा, कोस थीटा बराबर कोस 0 बराबर 1 यूनिटी पावर फैक्टर। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा प्रश्न था, तो कोई दिक्कत आपको इन सब चीजों में नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया इसी तरीके से, यदि v बराबर है आपका 100 साइन 100 पाई टी प्लस 60 डिग्री और I बराबर है 200 कोस 100 पाई टी प्लस 90 डिग्री, तो 90 की जगह मैंने कर दिया आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो पावर फैक्टर कैसे निकलेगा, तो 60 की जगह मैं कर देता हूं प्लस 120 डिग्री, अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वी तो थीटा बताएं, सर्किट का नेचर बताएं और पावर फैक्टर बताएं, ये तीन चीजें आपसे पूछी है। कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, एक साइन में है एक कोस में है, ये सेम नहीं है, बाकी तो सेम है। तो आप कोस साइन वाले को ही हमेशा चेंज करें, तो v बराबर 100 साइन 90 डिग्री माइनस 90 जोड़ा 90 घटाया प्लस 100 पाई टी प्लस 60। अब मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो v बराबर 100 साइन 90 डिग्री तो वही रखा, माइनस 90 प्लस का 30, तो प्लस 100 पाई टी तो वो का वही रखा मेरे बच्चों, 60 में से 90 गया तो माइनस का 30, ये घटाना तो आता ही होगा इतना, तो 60 माइनस 90 क्या हुआ माइनस का 30। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया मेरे बच्चों कोस, तो कोस b बराबर हो गया 100 कोस 90 प्लस थीटा 100 पाई टी माइनस का 30, माइनस का 30, तो ये हो गया v, ठीक है। ये तो सोल्व कर ही लिया अपन लोगों ने। तो v का वैल्यू आ गया। अब करंट की वैल्यू तो आपको दी हुई है कोस में, I बराबर दिया हुआ है 200 कोस 100 पाई टी प्लस 120 डिग्री। अब क्या करें, अब तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, सिंपल सी एक चीज है, एंगल ये या कोस सेम है, कोस सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो थीटा वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, वोल्टेज का एंगल कितना है माइनस का 30 डिग्री माइनस करंट का एंगल कितना है 120 डिग्री प्लस का, तो माइनस का 150 डिग्री। वोल्टेज कितना आ गया माइनस का 150 डिग्री, सॉरी थीटा। और पावर फैक्टर निकाल लो, पावर फैक्टर क्या होगा, और अगर माइनस है तो सर्किट कैसा हो गया मेरे बच्चों कैपेसिटिव, सर्किट कैसा हो गया कैपेसिटिव। और पावर फैक्टर कोस थीटा बराबर कोस माइनस का 150, कोस का माइनस भी क्या होता है प्लस, कोस 90 प्लस 60 साइन 60, तो ये हो गया कोस 150 तो माइनस √3/2 या माइनस 0.866, ये हो गया आपका पावर फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है और समझना है कि किस तरीके से इन चीज़ों को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ध्यान रखना है, माइनस आने का मतलब है सर्किट कैसा है कैपेसिटिव नेचर का, सर्किट कैसा है कैपेसिटिव नेचर का। तो आपने निरंतर जुड़े रहना है, ध्यान रखना है किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सबको सोल्व करने हैं, ध्यान रखने हैं और निरंतर जुड़े रहना है। और आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चे।